Student myself Preeti Kohli will be continue theme 7 changing cultural traditions. In our earlier video we had already read about the revival of Italian cities, universities and humanism, the humanist views of histories, the Arab contribution, artist and realism and architecture. Today we will take our topic the first printed books. If people in our countries wanted to see paintings, sculptures or buildings of great artists, they had to travel to Italy. यदि पीपल सभी कंट्रीज की पेंटिंग्स को या स्कल्पचर बिल्डिंग्स को या वहाँ के महान आर्टिस्ट की बिल्डिंग्स स्कल्पचर आदि देखना चाहते थे तो वे इटली की ओर ट्रेवल करते थे. बट इन द केस ऑफ written word, what was written in Italy traveled to other countries. This was because of the greatest revolution of the 16th century, the mastery of the technology of printing. ये इसलिए क्योंकि जो ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी 16th सेंचुरी में वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर हुई थी. फॉर दिस यूरोपियन वर इंडेप्टेड to the other people, the Chinese for printing technology and Mongol rulers because European traders and diplomats had became familiar with it during visit to their courts. क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर चाइनीज़ जो थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत अधिक डेवलप्ड हो चुकी थी एंड मंगोल जितने भी मंगोल रूलर्स थे वो यहाँ पर डिप्लोमेट तरीके से यहाँ पर यूरोपियंस के साथ ट्रेड करके बहुत अधिक फेमिलियर हो गए थे उनसे. और इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस फेरारिज्म, द कंपास एंड द अबेकस, ये सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इनोवेशंस थी इस कोर्ट में विजिट करने के लिए. अर्लियर टेक्सेस एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज. जो उसकी अर्लियर टेक्स्ट थी वो फ्यू हैंड रिटन कॉपीज के रूप में मिली हैं. इन 1455 150 कॉपीज ऑफ बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ जोहान्स गुटेनबर्ग, द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस. जो पहले की पूर्व की जो टेक्स्ट है वो हैंड रिटन कॉपीज मिली हैं वो कि 1455 में 150 कॉपीज बाइबल की जो प्रिंटेड रूप में हमें मिली हैं जॉन्स गुटेनबर्ग की वर्कशॉप में, जो कि एक जर्मन प्रिंटर थे और उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था. अर्लियर जो उनसे पहले के जो भी मॉन्क हैं वो हैड टेकन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट अबाउट वन कॉपी ऑफ द बाइबल. उनसे पहले की जो भी मॉन्क थे उन सभी को उसको राइट करने में से वन कॉपी बाइबल की राइट करने में बहुत टाइम लेना पड़ता था. By 1500 many classical texts, nearly all in Latin, had been printed in Italy. As printed books became available, it was possible to buy them. जो 1500 है बहुत सारी ऐसी क्लासिकल टेक्स्ट थे नियरली ऑल रिटन जो कि यहाँ पर इटली में प्रिंट किए गए थे और सभी कुछ वहाँ पर अवेलेबल था और इनके द्वारा ये बाय किए गए थे, खरीदे गए थे. इतना संभव था कि स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव टू डिपेंड सोलली ऑन लेक्चरर नोट्स. स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर नोट्स पर ही डिपेंड नहीं थे. आइडियाज, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन मूव्ड मोर वाइडली एंड मोर रैपिडली देन एवर बिफोर. आइडियाज़ भी और जो उनके ओपिनियंस थे, इंफॉर्मेशन थी, वो भी वाइडली या विस्तृत रूप से पहले भी यहाँ पर प्रचलित थे. A printed book promoting new ideas could quickly reach hundred of readers. जो प्रिंटेड बुक थी वो प्रमोट थी नए आइडियाज़ के रूप में जो क्विकली यहाँ पर रीडर्स के पास पहुँच रही थी. दिस also made it possible for individual to read books. Since it was possible to buy copies for itself, this developed the reading habit among people. The chief reason that the humanist culture of Italy spread
more rapidly across the Alps from the end of the 15th century as the printed book were circulating. जो चीफ ह्यूमनिस्ट थे कल्चरल इटालियंस के, वो स्प्रेड हो रहे थे धीरे धीरे यहाँ पर आल्प्स एंड द 15th सेंचुरी के एंड तक सभी जगह प्रिंटेड बुक सर्कुलेट हो गई थी. दिस हैज एक्सप्लेन why earlier intellectual movement had been limited to particular region. अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है कि जो पहले इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मूवमेंट था वो इतना लिमिटेड रीजन में ही क्यों हुआ था. A new concept of human begins. Now we take this. A new concept of human being. Now we take this topic. One of the feature of humanist culture was slackening of the control of religion over human life. Italians were strongly attracted to material wealth, power, and glory, but they were not necessarily irreligious. एक जो मेन फीचर थी ह्यूमनिस्ट कल्चर की वो ये था कि उनका रिलीजन के ऊपर, पूरा ह्यूमन लाइफ के ऊपर नियंत्रण था और इटालियन भी उससे बहुत ज़्यादा उनके मटेरियल वेल्थ से और पावर से, ग्लोरी से बहुत ही अट्रैक्ट हुए. फ्रांसिस्को बार्बेरो, a humanist from Venice, wrote a pamphlet defending acquisition of wealth as a virtue in on pleasure. Lorenzo Valla, who believed that the study of history leads man to strive for a life of perfection. On pleasure, जो लॉरेंजो वेला थे वो ये बिलीव करते थे जो हिस्ट्री ले मैन की स्ट्राइव लाइफ फॉर परफेक्शन, एक लाइफ के लिए परफेक्शन होना चाहिए. और इसके लिए उन्होंने जितने भी क्रिश्चियंस इंजेक्शंस थे अगेंस्ट प्लेजर, खुशी की जो भी इंजेक्शंस थे उसकी उन्होंने बहुत ही उसको क्रिटिसाइज किया है. और उनका ये कंसर्न था एक गुड मैनर्स के रूप में हमें पोलाइटली बोलना चाहिए, ड्रेस करेक्टली होना चाहिए. वॉट स्किल अ पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न. ह्यूमनिज्म ऑल्सो इम्प्लाइड दैट इंडिविजुअल वर capable of shaping their own lives through means other than the mere pursuit of power and money. This ideal was closely tied with the belief that human nature was many-sided. ये एक आइडियल था, आदर्श था कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो डिफरेंट साइड्स का होता है, डिफरेंट अलग अलग नेचर होता है, जो कि सेपरेट ऑर्डर जो फेडरल सोसाइटी में बिलीव करते थे वो भी सेपरेट अलग अलग तरह से हो सकते थे. नाउ वी टेक अवर टॉपिक द एस्पायरेशन ऑफ वुमेन. द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप excluded women men from aristocratic family dominated public life and were the decision maker in their families. एक न्यू इंडिविजुअलिटी जो सिटीजन सबकी उनमें ये था कि उन्होंने वुमेन को भी एक्सक्लूडेड किया हुआ था. इट मीन्स कि वुमेन को सिटीजनशिप से बाहर निकाला हुआ था और जो मेन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के थे वो अपनी पब्लिकली लाइफ और डिसीजन मेकर होते थे अपनी फैमिली में, और वो अपने सन को एजुकेट करते थे बिजनेस में, लाइफ में, पब्लिक लाइफ में अपनी सन को भी एजुकेट करते थे, वो एजुकेटेड होते थे. और सेंडर देयर यंगर सन टू ज्वाइन द चर्च, और अपने बड़े बेटे को एक चर्च में ज्वाइन करने के लिए भेजते थे. Although their dowries were invested in the family business, women generally had no say in how their husbands should run their business. Often, marriages were intended to strengthen business alliance. If an adequate dowry could not be arranged, daughters were sent to convent to live the life of a nun. और जो daughters रहती थी उनको इस तरह से अरेंज किया जाता था कि वो अपनी एक नन का जीवन व्यतीत करें. ऑब्वियसली द पब्लिक रोल ऑफ वुमेन वाज लिमिटेड एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज कीपर ऑफ द हाउस होल्ड. इससे क्लियर है कि वुमेन जो थी उनका रोल लिमिटेड था और वो सिर्फ हाउस होल्ड के वर्क या घर के रखवाले के रूप में काम करती थी. द पोजिशन ऑफ ए वुमेन इन द फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स, जबकि उनकी वुमेन की जो फैमिली में पोजीशन थी वो एक मर्चेंट्स के समान थी और कहीं कहीं पर डिफरेंट थी. और जो शॉपकीपर्स होते थे वो भी असिस्ट करते थे अपनी वाइफ्स
को शॉप में चलाने के लिए। और फैमिलीज में मर्चेंट बैंकर्स व लुक आफ्टर द बिजनेस व्हेन द मेल मेंबर वर्स अवे ऑन वर्क। जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो घरों से के काम से दूर रहते थे, मेल मेंबर। द अर्ली डेथ ऑफ द मर्चेंट कंपेल्ड हिज विडो टू परफॉर्म अ लार्जर पब्लिक रोल दैट was the case in aristocratic family. A few women were intellectually were very creative and sensitive about the importance of a humanist education. जो कुछ women थी वो intellectually या बुद्धिजीवी होती थी, जो कि एजुकेटेड होती थी और सेंसिटिव होती थी, बहुत ही क्रिएटिव होती थी। इवन दो द स्टडी ऑफ लेटर्स प्रॉमिस एंड ऑफर्स नो रिवार्ड फॉर वुमेन एंड नो डिग्निटी, wrote the Venetian Cassandra Fidel, every woman out to seek and embrace these studies. हर वोमेन को एक शपथ लेनी होती थी कि वो अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई से कुछ सीखेगा, उसको गले लगाएगा। She was one of the handful of women who questioned the idea that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar. Fidel was known for proficiency of Greek and Latin and invited to give oration and University of Padua. Fidel writing bring into focus the general regard for education in that age. फेडरल ने राइटिंग्स के रूप में जनरल एजुकेशन को भी अपने टाइम पर फोकस किया, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी वुमेन्स जो राइटर थी उनको भी क्रिटिसाइज किया। लिमिट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, और उनकी जो मैन के ओवर दोज वुमेन, मतलब वुमेन की मैन के ऊपर जो इच्छाएं होती थी उनको आज़ादी के लिए भी उन्होंने उसके फेवर्ड में आइडेंटिफाई किया, उसको डिफाइन किया। अनदर रिमार्केबल वुमेन वॉज द मार्चेसा ऑफ मंटुआ, Isabella d'Este. She ruled the state while her husband was absent, and the court of Mantua, a small state, was famed for its intellectual brilliance. Women writing revealed their conviction that they should have economic power, property, and education and achieve an identity in a world dominated by men. वोमेन राइटिंग्स ने ये रिवील किया कि इकोनॉमिक पावर या प्रॉपर्टी एजुकेशन की वो उन्होंने अपनी पहचान के द्वारा एक संसार में, आदमी के द्वारा इस संसार में अचीव की है या प्राप्त की है।